नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर किया कि ये हम किससे लड़ बैठे। दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। चने खाएं आप, भुट्टे खाएं आप, छाछ ले लें आप, पनीर ले लें। लोग जो टैबलेट्स खाते हैं ना वो बड़ी किल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, और नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज आपकी मेज़बानी की फ़राइज़ जो है वो मुझे तनो तनहा अदा कर रहे होंगे। आज का दिन बड़ा ही मुनफरिद दिन है तारीख़ी एतबार से भी, और जो इसकी वैल्यूज़ हैं, जो आज की तारीख़ की वैल्यूज़ हैं, उन पर हम आज कोशिश यही रहेगी कि पूरे प्रोग्राम में जो है नज़र भी दौड़ाएँ और बात भी करें। कोट ऑफ द डे भी इसी से रिलेटेड है। आइए आज आपको कोट ऑफ द डे आज का सुनाते हैं। नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जी नाज़रीन, ये शेर पाक फ़िज़ाइया के बहादुर पायलट्स पर पूरा उतरता है, जब हमारे पायलट्स ने 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए थे। आज 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया का दिन है, वही दिन जिसमें MM आलम ने भारतीय जंगी जुनून को चंद सेकंड्स में खाक में मिला दिया था। जी हां, पूरी दुनिया दंग रह गई जब उन्होंने 50 सेकंड में 7 तैयारे मार गिराए। 1965 की 17 रोज़ा जंग में पाक फ़िज़ाइया ने मजमूई तौर पर 35 तैयारों को फ़िज़ा में और 43 तैयारों को ज़मीन पर तबाह किया, जबकि 32 तैयारों को तैयारा शिकनगनों से जो है वो तबाह किया गया। मजमूई तौर पर यह तादाद 110 बन जाती है। प्रोग्राम में आगे मजीद इसी हवाले से आपको आगाह भी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। कौम आज यौम फ़िज़ाइया मना रही है। जी हां, पठानकोट हमले से लेकर टी इज़ फैंटास्टिक तक शाहीनों की दुश्मन पर बरतरी कल भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। और नाजरीन, शाहीनों की ऊंची उड़ान बंगाल के शेरों का कर दिया काम तमाम। 7 विकेटों से शिकस्त, पाकिस्तानी पेसर्स फिर बाजी ले गए। स्पिन अटैक को फिर विकेट ना मिली। शादाब खान की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। जदीद दौर में बच्चों को उर्दू से हमकिनार कराने की कोशिश, बच्चों के पक्के दोस्त से बड़ों के बचपन की यादें ताज़ा। गुलकार बिलाल मकसूद से आज उनके नए शाहकार से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। और जिल्द के निखार में विटामिन का किरदार, कौन से विटामिन जरूरी और उन्हें लेने का दुरुस्त तरीका क्या है, डॉक्टर खुर्रम मशीर से पूछेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबर, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ जाते हैं टॉप ट्रेंड्स की जानिब, जो कि ट्विटर से रिलेटेड है। हैशटैग डिफेंस डे, यौम दिफा पाकिस्तान टॉप ट्रेंड में शामिल है। आज मुल्क भर में पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाजों ने ऐसे नाकाबिल फरामोश कारनामे सरंजाम दिए कि पे दर पे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। वतन अजीज की फ़िज़ाई हुदूद का दिफा करते हुए 53 तैयारे तबाह करके दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सोशल मीडिया सार्फिन सलाम पेश कर रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 74,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। और ज़रूरी भी है क्योंकि टी इज़ फैंटास्टिक। खैर, अगला हैशटैग पाक वर्सेस बांग्लादेश, ये भी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश भी ट्रेंड में शामिल है। सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश के 194 रन का हदफ कौमी टीम ने 39 ओवर्स में पूरा कर लिया। ट्रेंड में सार्फिन कौमी टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि ट्रेंड में हारिस रऊफ की उम्दा बॉलिंग के चर्चे हो रहे हैं। ट्रेंड में अब तक 72,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। और एक और ट्रेंड पाकिस्तान का आज जो शामिल है वो चहलम इमाम हुसैन, इंतहाई अकीदत और एहतराम से जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये करबला के जो 72 शोहदा हैं उनका चहलम है, और सार्फिन जो हैं वो इस वक्त गम की हालत में भी हैं। और इस चहलम का सिलसिले में जो है आज मुल्क भर में जुलूस अज़ा भी निकाले जाएंगे, जबकि ट्रेंड में अब तक 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो ट्वीट कर चुके हैं। खैर,
ये थे जी आपके टॉप ट्रेंड्स जिनसे हमने आपको आगाह किया। ट्विटर पर इन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। झपटना पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, यह काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फिजाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फिजाइया ने पठानकोट आदमपुरा में हवाई अड्डों पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए। इसी जंग के दौरान पाक फिजाइया के हीरोज और स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे भी मार गिराए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर जिया शमसी साहब ने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ यादें अगर 65 की जंग की ताज़ा हो जाएं और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पठानकोट से द टी इज फैंटास्टिक तक का, हर मौके पर हर मार्के पर एयरफोर्स जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खड़ी रही है और ये सिलसिला 65 की जंग से शुरू हुआ था। सर थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये सिलसिला 65 से नहीं शुरू हुआ बल्कि 48 से शुरू हो गया था। पाक फ़िज़ाइया की जो कारकर्दगी आप 48 से लेकर आज तक देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ये एक नज़रिए के तहत है, ये महज दुनियावी दिखावा नहीं है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेशन रिसालपुर, जो आप पाक फ़िज़ाइया की एयर अकेडमी है, को विज़िट किया और वहाँ जाके उन्होंने कहा था, आप ज़रा गौर कीजिएगा, 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुए कुछ ही दिन गुजरे थे और उन्होंने फरमाया कि जो मुल्क अपनी एयरफोर्स नहीं बना सकेगा वो दुश्मन के निशाने पे रहेगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत की, उस कदावर शख्सियत जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया अल्लाह के करम से, आप उनका विजन देखें कि 1948 में उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान के पास अच्छी एयरफोर्स ना हुई, एक ऐसी एयरफोर्स विच इज़ सेकंड टू नन, यानी जिसका कोई सानी ना हो, तो फिर आप हमेशा दुश्मन के निशाने पे रहेंगे। और ये बात फिर बहुत सालों बाद गल्फ वॉर और फिर उसके बाद की जंगों में साबित हुई कि एयर पावर के बगैर अब कोई भी जंग मुमकिन नहीं। दुरुस्त। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल के अफकार में शाहीन का जिक्र है और बेपनाह उसकी अहमियत दी गई। तो पाक फ़िज़ाइया आज जो कुछ भी है वो नज़रियाती तौर पे एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत फौज है। और मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ तरीके से देखना चाह रहा हूँ। तारीख तो आपने बता दी है कि कितने जहाज़ कब गिराए गए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से बयान करूँगा ताकि नाजरीन को आपके समझ में आ जाए। जी जी जी। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में। ये चंद अशार मैंने शाहीनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कहे हैं। क्यों न करूं फ़ख्र मैं शाहीनों पे अपने, एक वक्त गुजारा है साथ में उनके। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में, कायद ने दिया हुक्म है शाहीन की परवाज़ को, जिसका मैंने जिक्र किया। 1948 में ही बिल्कुल कायदे आज़म ने कह दिया था कि आपको बहुत अच्छी एयरफोर्स बनानी है। मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, मैं शाहीनों की बात कर रहा हूं, मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, जाके कोई पूछे आज अभी से। और आप समझ गए होंगे मैंने अभी किसको कहा। बिल्कुल सर, मैं पहुंच गया। माय टी इज आल्सो फैंटास्टिक। अभी कहा टी इज फैंटास्टिक। तो मैं अर्ज कर दूं कि पाक फ़िज़ाइया एक नज़रिए का नाम है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ये एक नज़रिए के तहत परफॉर्म होती है। इसके 6 इंतहाई अहम जुज़ हैं और उनमें सबसे पहले है लीडरशिप। असगर खान साहब से लेके नूर खान साहब से गुजरते हुए मूसफ मीर साहब पे आए, तनवीर महमूद पे आए और फिर सुहेल अमान और मुजाहिद अनवर तक
तमाम लोगों ने, अगर किसी का नाम रह गया क्योंकि तवील लिस्ट है तो माजरत चाहूंगा, तमाम लोगों ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि हमेशा लीडरशिप बहुत यंग, एनर्जेटिक, क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग करनी होती थी, फाइटर फ्लाइंग करनी होती थी और फ्रंट से लीड करना होता था। एग्जैक्टली ठीक है ना। पाक फिजाइया के जो सरबराहान हैं वो ड्राइंग रूम में या ऑप्स रूम में बैठ के जंग नहीं लड़ते, वो फील्ड में उतरते हैं और जवानों की और हवाबाजों की, इंजीनियर्स की, एयर डिफेंडर्स की का हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ ऑपरेशनल मिशंस में जाते हैं। इसलिए मैंने लीडरशिप को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उसके बाद जज्बा, पैशन, ये वो चीज है जिससे हमारा दुश्मन खौफ खाता है। अच्छा सर, यहीं पर मैं एक सवाल, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफी, एक सवाल यहीं पे मैं ऐड कर दूं। जिस जज्बे की आपने बात की और दुश्मन के खौफ की बात की, तो दुश्मन से अगर हम मुकाबला करें इक्विपमेंट्स पे, तो हो सकता है वॉरफेयर और इक्विपमेंट्स में वो हमसे ज्यादा हो और काफी हद तक ज्यादा है भी, लेकिन जो जज्बा है, जो हमारे पायलट्स की टैक्टिक्स हैं, जो उनकी ट्रिक्स हैं, उसकी दुनिया जो है वो तारीफ करती है। तो ये इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी तारीफ की जाती है टेक्निकलिटीज में, क्योंकि हम तो यहां पर ये कहते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके, बहुत अच्छे फाइटर हैं, वो टेक्निकली किस फील्ड में स्ट्रांग है, ये भी जरूर बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैं इसी तरफ आ रहा था, और ये पैशन का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, जज्बे का, वो उसी तरफ, आपके सवाल की तरफ ही मेरा जवाब जा रहा था कि इस पैशन से दुश्मन घबराता है। और ये पैशन हमने एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा दिखाया है, और यही वजह है कि 3-3.5 गुना ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स को हमेशा हमने पीछे हटने पे मजबूर किया। टेक्नोलॉजी, 3 चीज़ें बड़ी हैं, 3 टी याद रखिए, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और ट्रेनिंग। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने पाक फिजाइया को मैच्योर किया, निखार दिया। और फिर जिस स्ट्रेटजी की आपने बात की है, वो लीडरशिप जब डिज़ाइन करती है, फॉर्मुलेट करती है, तो उसका दुश्मन नहीं इदराक कर पाता। और ये चीज़ अभी हमने फरवरी 2019 में भी साबित की। दिन दहाड़े, यानी दुश्मन ने आप पे रात को 2-2:30 बजे हमला किया और चंद दरख्त गिरा के चला गया। अगले ही दिन 48 घंटे के अंदर अंदर पाक फिजाइया ने दिन की रोशनी में 10 मिनट के अंदर अंदर उनके 2 फाइटर जहाज गिरा दिए, और तीसरा उन्होंने खुद अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया जिसमें उनके 6 बंदे जाँ बाक हो गए। बिल्कुल, वो भी पाक फिजाइया के डर से ही गिरा है, बेशक उन्होंने खुद गिराया हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाक फिजाइया एक नज़रिए का नाम है जो इकबाल से होता हुआ कायद से ट्रांसलेट हुआ, और उसके बाद पाक फिजाइया की सक्सेसिव लीडरशिप और टीम। और इस टीम में सिर्फ हवाबाज नहीं होते, हवाबाज एक अंसर है जो कि एंड में आके ट्रिगर दबाता है। हमारे इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे एयर डिफेंडर्स हैं, एयर डिफेंस के, जो हमें रास्ता बताते हैं कि हमने किधर जाना है, दुश्मन कहाँ पर मौजूद है और हमने उसको किस तरह गिराना है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो अपनी जान खतरे में डाल के टावर में बैठे होते हैं। उसके बाद हमारे जवान हैं, टेक्नीशियंस हैं जो आर्मामेंट को लोड करते हैं, मिसाइलों को लोड करते हैं, गन्स लोड करते हैं, इंजन्स को ठीक करते हैं, और उसके बाद दीगर टेक्नीशियंस हैं हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी टीम है, और जो जब परवाज़ शुरू होती है शाहीन की, उसके बाद से ये पूरी टीम ऑन ग्राउंड मुतहर्रिक होती है उस वक्त तक जब तक हवाबाज हवा में से कॉल करके फॉक्स 2 ना कह दे, यानी मैंने दुश्मन को मार दिया। ओके सर, तो ये फॉक्स 2 जो है ये कोड है कि दुश्मन को मार दिया गया है। जी जी जी, जब ये दुश्मन को मारने की इत्तला जमीन पे आ जाती है, तो उसके बाद फिर जमीन में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे जो बुलंद होते हैं, वो उस वक्त तक बुलंद रहते हैं जब तक वो हवाबाज वापस आके जमीन पे अपने अड्डे पे लैंड नहीं कर जाता। और जब वो अपने अड्डे पे लैंड करता है तो 2 चीजें सबसे अहम होती हैं जो हमारे
हमारी टीम देखती है, एक तो वो ये देखती है कि जो मिसाइल इसने मारा है वो वाकई में जहाज से निकल गया है, जहाज से निकला होगा तो जाके दुश्मन को लगा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो सबसे पहले कैमरे की तरफ जाते हैं कि हमें वो फिल्म दे दें जिसमें ये सबूत मौजूद हो कि हाँ आप दुश्मन को गिरा के आए हैं, दुश्मन को मार के आए हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। ये साउथ एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एयर पावर की अहमियत तो उजागर हुई है 1965 में जी, जिसका आपने जिक्र किया कि एक ही दिन में 53 जहाज गिरा दिए। असल में तो ये 1948 में कायद के फरमान से ही काम शुरू हो गया था। बेशक वो तो इस फर्क को मैं बयान करना चाह रहा था ताकि आपके नाजरीन को ये चीज अच्छा, क्लियर इसी हो में जाए। एक चीज और ऐड कर लीजिएगा सर, ये F-16 जो है, F-16 उड़ाने में जो है वो पाकिस्तानी पायलट अपना सानी नहीं रखते। ये बात तो F-16 बनाने वाले भी जो हैं वो बारहा कह चुके हैं। तो ये क्या ट्रिक्स और ये क्या टैक्टिक्स हैं, ये हौसला और जज्बा तो मौजूद है ही, और इकबाल के शाहीनों का जो है ये शेवा भी है, लेकिन एक इतने मतलब बड़ी बड़ी जो है वो सुपर पावर सो कॉल्ड मौजूद हैं और इसके बावजूद भी वो इतनी बहादुरी के साथ जो है फ्लाइंग नहीं कर पाते। तो हमारे पायलट्स की ये क्या खास ट्रेनिंग्स हैं जिसके तहत ये जज्बा पैदा होता है, और इतना जज्बा पैदा होता है कि जब दुश्मन का पायलट हमारे पास आ भी जाता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसे चाय भी पिलाते हैं और फिर उसे घर तक भी छोड़कर आते हैं। जी, मैंने जो अपना T3 आपको बताया था जिसमें टीम वर्क, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, पाक फिजाइया को डे 1 से इस चीज़ का एहसास था कि वो इक्विपमेंट में और इक्विपमेंट की तादाद में दुश्मन के मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं और नहीं थे कि जिनसे हम नंबर में उनका मुकाबला करते। तो जब आप किसी से नंबर में मुकाबला नहीं करते तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको फिर ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो दुश्मन को डिफीट दे सके। आपको ऐसी ट्रेनिंग चाहिए, आपको ऐसी महारत चाहिए जिससे दुश्मन शशदर रह जाए। आपने हमें मालम साहब की मिसाल दी, सुभान अल्लाह। तो इस तरह तारीख भरी है सरफराज रफीकी, यूनुस शहीद, यानी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ शाहीनों का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, बल्कि दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर किया कि ये हम किससे लड़ बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका मुकाबला जो है वो किसी हल्की पार्टी से नहीं है। वो ये ना समझे कि अगर उनका मुल्क बड़ा है और उनका इक्विपमेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अहम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कोर्ट शमसी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी राय से जो आगाह किया। बिल्कुल नाजरीन, हमारे शाहीन जो हैं वो अपना सानी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आज करबला के 72 शहीदों का चहलम है। हर साल आशूरे के ठीक 40 दिन बाद यानी सफ़र की 20 तारीख को दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके रुफ़क़ा का चहलम मनाया जाता है। तारीख़ी एतबार से ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बताया जाता है, एक तुर्क में ये भी आता है कि आज ही के दिन तमाम उन लोगों को जो बंदी बनाया गया था, तमाम बीबियों को आज रिहाई मिली और मदीने जाने की इजाज़त मिली थी। तो तमाम शख्सियात जितने भी मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने पहले करबला जा कर के वहाँ फातिहा पढ़ने का फ़ैसला किया, इरादा किया और फिर वहाँ से आगे बढ़े। ये सिलसिला जो है वो 1400 साल से चल रहा है, और इस करबल के बाद से दो कुव्वतें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। अब हक़ और बातिल बिल्कुल सामने हो चुका है। जिस तरफ आप जाना चाहें आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं, और ये सिलसिला 1400 साल से जारी है। कराची से नदीम अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर निकल चुका है। जी नदीम, बताइएगा। जी हाँ, कराची में नश्तर पार्क में चेलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद होगा। आज तकरीबन सपहर 1 बजे के टाइम पर बरामद होगा, जो कि महफिल शाह खुरासां से होता हुआ नुमाइश चौरंगी के मकाम और फिर नुमाइश चौरंगी से एम ए जिन्ना रोड, 7 डे अस्पताल, एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर और इसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों एम ए जिन्ना रोड, लाइट हाउस से होता हुआ खारादर में वाक़े हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस मरकज़ी जुलूस के रूट के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं।
जबकि साथ ही साथ मैं ये भी वादे करता चलूँ कि इस मरकजी जुलूस के रास्ते में गुजरगाहों में मौजूद तमाम इमारतों के ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के शार्प शूटर्स यानी कि माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए। साथ ही साथ मैं ये भी वादे करता चलूँ आपको कि इस मरकजी जुलूस की गुजरगाहों के ऊपर बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से स्वीपिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद शुरा इस मरकजी जुलूस में शरीक। जी ठीक है नदीम, हमारे साथ रहिएगा आप। रावलपिंडी से हमें रिजवान ने ज्वाइन किया है, ले लेते हैं। जी रिजवान बताइएगा। जी रावलपिंडी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद एहलकार जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जिनमें अफसरान भी मौजूद होंगे। उसके अलावा 250 से ज़ायद जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है ट्रैफिक को रवानी को करने के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अगर बात की जाए जुलूस के इंतजाम की, तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से ही जो है कंटेनर लगा के जुलूस के अतराफ़ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। और जो दाखिली रास्ते जो बनाए गए हैं वहाँ पर जो है वॉक थ्रू गेट नफ्स किए गए हैं और जामा तलाशी के बाद जो है नादी दी जाएगी। उसके अलावा जो है ख़वातीन जो एहलकार है वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि ख़वातीन स्काउट्स हैं, हैज़ी स्काउट, और वो भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो अतराफ़ की गलियाँ हैं उनको कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है, वहाँ पर से भी किसी को दाखिली इजाज़त दीजिए। जो दाखिली रास्ते बनाएंगे इस तरफ वहीं पर ही दाखिली इजाज़त होगी। और जो अतराफ़ की जो बुलंद बाला अमारात हैं जुलूस के रास्ते में, तो वहाँ पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं और सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अफसरान को ताकीद की गई कि लम्हा बलम्हा जो है सिक्योरिटी के जायज़ा लेते रहें। उसके अलावा जुलूस की बात की, जुलूस जो है कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से 11 बजे के करीब बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होते हुए फवारा चौक के करीब पहुंचेगा और रावलपिंडी के जो और मुख्तलिफ जो मकामात से जुलूस आएंगे उसमें शरीक होंगे। उसके बाद एक बड़ा जुलूस जो है राजा बाजार फवारा चौक से होता हुआ जो है अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ शाम को कदीमी इमाम बारगाह जाके इख्तिताम पजीर होगा। तो CP रावलपिंडी का ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के फुल इंतजाम करने के लिए वक्तन फ़ौक्तन अफसरान यहाँ पर जायज़ा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखाया, तकरीबन पहले से ही जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कनाते लगा दी गई हैं और कंटेनर बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी एक ही जगह से एक्सेस दी जा रही है। उसके अलावा जो भी अफराद जुलूस में शिरकत के लिए आ रहे हैं, जो भी शुरा आ रहे हैं, उनकी जो है जामे तलाशी ली जा रही है। उसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन फिलहाल प्रोग्राम में लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं करता फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन स्कोर किए थे और जवाब में पाकिस्तान ने अपना हदफ 39वें ओवर में हासिल कर लिया। एक और मजे की बात आपको बताते चलेंगे, जो पाकिस्तान ने 194 रन बनाए हैं कल की तारीख में, तो कल हमारे बेहतरीन बल्लेबाज, हमारे बेहतरीन ओपनर सईद अनवर साहब की सालगिरह भी थी और उनका रिकॉर्ड 194 ही है। तो ये टीम की जानिब से एक खिराज तहसीन भी उन्हें पेश कर दिया गया है एज अ बर्थडे गिफ्ट में। कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी स्टेडियम में मौजूद थे। कल एक और वाकया भी पेश आया और कुछ देर के लिए कदाफी स्टेडियम की लाइट्स भी बंद हो गई थी, लेकिन उन्हें फ़ौरन ही बहाल कर दिया गया था। इस मुकाबले में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 19 रन देकर 4 विकेटें भी हासिल की। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट के दिलों की अगर बात की जाए तो वो ठाटे मारते रह गए। कल स्कोर जो है वो बड़े ही एक लिमिटेड टाइम पर रोका जा सकता था, लेकिन कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि शायद हमारी टीम चाहती थी कि शायकीन क्रिकेट जो है वो थोड़ी देर तक जो है स्टेडियम में बैठे और एंजॉय करें। खैर, हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज वसीम बाकरी जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं कोलंबो से। आइए उनसे अपडेट लेते हैं कि आने वाले मैचेस में क्या होने वाला है। एजाज, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा एजाज, सबसे पहला सवाल जो कि पूरी कौम जानना चाह रही है कि मौसम कैसा होगा भाई, खेल पाएंगे या नहीं, या फिर इंडिया जो है वो बारिश का बहाना करेगी और रोते हुए निकल जाएगी? देखिए, मौसम की सूरत हाल यहाँ बहुत वर्स्ट है। हम लोग कल शाम के कोलंबो पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने आई, मेरे पीछे आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत बारिश हो रही है यहाँ कोलंबो सिटी के अंदर। और ऐसा लगता है कि BCCI और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने शायद ये पूरा प्लान किया था कि पाकिस्तान का ये इवेंट खराब किया जाए। गुज़श्ता रात भी बहुत तेज बारिश होती रही है और इस वक्त भी यहाँ पे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कोलंबो में बहुत तेज बारिश हो रही है। और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है 10 सितंबर को, उस दिन भी 70% बारिश होने के इम्कानात हैं वेदर रडार के ऊपर।
अच्छा एजाज, ये भी बता दीजिएगा कि वॉश आउट के कितने चांसेस आ रहे हैं फिर, ये जो मैच होने वाला है अभी 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का, उसमें? देखिए इंडिया पाकिस्तान से पहले क्योंकि 2 दिन का ब्रेक है और फिर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला है, तो उस दिन आइडिया हो जाएगा जब बांग्लादेश और श्रीलंका ने 9 तारीख को खेलना है, अगले दिन फिर पाकिस्तान का मैच है। लेकिन यहाँ कोलंबो की इस वक्त की जो वेदर सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। पहले भी तकरीबन 5 दिन तक बारिशें होती रही, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। मैं लेकिन इस वक्त नॉर्थ कोलंबो में मौजूद हूँ, यहाँ से स्टेडियम 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, तो तेज बारिश हो रही है। यहाँ पानी तो जमा नहीं हुआ लेकिन यहाँ बड़ी वर्स्ट सिचुएशन लग रही है। अगले 3-4 दिन बाद वही सिचुएशन बन जाएगी जो 1 हफ्ता पहले यहाँ कोलंबो में थी। और बज़ाहिर इस वक्त तक मैचेस का इनकाद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। या 20 ओवर का मैच होगा, 30 ओवर का मैच होगा, 10 मिनट मैच होगा, 15 मिनट का, यानी मैच खराब होने वाला है। एक मरतबा फिर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जो शायकीन तैयार रहेंगे वो अपसेट होने वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक वफ्द भी पाकिस्तान आया, हरमन टोटा की जानिब जो है वो मैचेस को शिफ्ट करने की बात भी हो रही थी, फिर भारत की हठधर्मी सामने आ गई और उन्होंने कहा नहीं जी हम कोलंबो में ही खेलेंगे क्योंकि बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं। इसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जगहसाई हो रही है भारत की, स्पेशली उनके अपने जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जिसमें सुनील गावस्कर हैं, उनका तो ट्वीट बड़ा ही लाउड एंड क्लियर था कि इट्स अ जेंटलमैन गेम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ये सोच लेना चाहिए कि वो इस गेम के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें ये बात दुरुस्त है कि बीसीसीआई ने इस इवेंट को खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसका होस्ट पाकिस्तान है। जो टिकटों की मद में पैसे जाने थे वो पाकिस्तान को जाने थे। पाकिस्तान को पहले ये पूरा टूर्नामेंट नहीं दिया गया, फिर पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया था कि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान यूएई लेके जाना चाहता था। और अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि उस वक्त जब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के 2 बड़े ओहदेदारों को भेजा कि आप जाकर मुंबई बीसीसीआई से बात करें कि ये इवेंट दुबई आ जाए। तो दुबई से एक वफ्द गया था, उनको भी इनकार हुआ था। बाकी एक बात तो तय है कि ये टूर्नामेंट अब बारिश ने इसको मजीद खराब करना है। अगले 10 दिन ये ऐसे ही चलता रहेगा, रुकता रहेगा। लेकिन जो बीसीसीआई की ये कोशिश है वो ये है कि उनकी टीम एक्सपोज ना हो। बहुत साल तक इंडिया स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स को मिक्स करता रहा है। लेकिन यहाँ एशिया कप कैंडी में आके कवर कर रहा हूँ, मैं कोलंबो में आके कवर कर रहा हूँ। मैंने कैंडी में भी देखा, यहाँ कोलंबो में भी आके देखा, इंडियन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इस मर्तबा डर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया फेस नहीं करना चाहता, इंडिया ना बांग्लादेश से हारना चाहता है, ना श्रीलंका से हारना चाहता है, और वो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी हार अफोर्ड नहीं करना चाहता। भाग रहा है जी, भाग रहा है, क्योंकि मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। अब ये T20 तो है नहीं कि आईपीएल में अपनी मर्जी की पिचेस बनाई और बाउंड्री छोटी की, चौके छक्के लगाए और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। ये तो 50 ओवर का गेम है, इसमें तो अच्छे एक्सपोज हो जाते हैं। तो इंडिया जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है और वो इसी वजह से भाग रहा है कि नेपाल जैसी टीम उनके सामने जब 230 खड़ा कर सकती है तो फिर तो कोई और कसर ही नहीं रह जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन देखें वर्ल्ड कप बहुत बड़ा एक इवेंट आने वाला है और वो इंडिया के अंदर होने वाला है। और फिर उस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया एशिया कप का फाइनल खेले बगैर जाएगा, जैसे पिछले साल वो फाइनल नहीं खेला था, तो वर्ल्ड कप की एक तो मार्केटिंग खराब होगी, दूसरा उनके ऊपर तनकीद होगी। और इसके अलावा जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ कोई अपनी हार को बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है एजाज साहब, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए भाग रहे हैं। खैर कब तक भागेंगे, देखते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका। एंजॉय कीजिए, बारिश पकौड़ों वगैरह का इंतजाम कीजिए क्योंकि बारिश में तो यही सब कुछ चलता है। फिलहाल 10 तारीख को क्या होने जा रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कुछ ऐसे इल्म हैं जिनके जरिए ये पता लगाया जा सकता है, आइडिया हो जाता है कि जी क्या सूरत हाल रहेगी। इसी सिलसिले में बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं और उनसा शाह ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आइए सितारों का हाल जान लेते हैं उनसे। वेलकम टू द शो उनसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। मैं तो कहूँगा जी गड्डी फेंट लीजिए। सबसे पहला सवाल जो है ताबड़तोड़ आपके पास आने वाला है। 10 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 70% चांसेस हैं कि वॉश आउट हो जाएगा। आई मीन बारिश होगी, उसकी वजह से वॉश आउट होने की जानिब बढ़ सकता है या मैच खराब होगा। तो आप जरा बताइए कि किसको जीतते हुए देख रहे हैं, कार्ड्स किसकी फेवर में आ रहे हैं 10 सितंबर के मैच के लिए? आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बरसात के लिए, तो बारिश का काफी चांसेस है।
कि बारिश की वजह से यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, टू ऑफ सोर्स मैच मुतासिर हो सकता है बारिश की वजह से। और जहाँ तक थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक जो है वो बहुत टफ मुकाबला होगा और इंडियन टीम भी पाकिस्तानी टीम को बहुत चैलेंजेस देती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना दोनों टीम्स के लिए है। मैं एक चैलेंजेस, माफ कीजिएगा जी आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो हमें बैटिंग नहीं देते, चैलेंजेस कहाँ से देंगे? पिछले मैच में बैटिंग लेके घर चले गए। सही कह रहे हैं, बस वो तो मौसम की वजह से ये गड़बड़ हो गई। अदरवाइज वैसे पाकिस्तान मुकाबला बड़ा सख्त होगा, जबरदस्त मैच भी मुझे नजर आ रहा है दोनों टीम्स के दरमियान। और अगर बारिश ने इजाजत दी तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। विनिंग के भी कार्ड जरा निकाले ना कि फिर जीतता हुआ कौन दिख रहा है अगर ये टफ मुकाबला देख रही हैं तो। जी काफी चांसेस तो वैसे पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है इंशाल्लाह। और लेकिन इंडियन टीम भी कम नहीं है, वो भी जो है वो बहुत टफ टाइम देगी, बहुत मुश्किल से, बहुत क्लोज कंपटीशन नजर आ रहा है। वन साइडेड मैच नहीं होगा, क्लोज कंपटीशन होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर वन साइडेड कभी हो, बड़ा नादिर शादिर ऐसे मौके मिलते हैं कि वन साइडेड हो जाए, होता है तो फिर उसमें मजा नहीं रहता, बड़ा बर्बाद सा हो जाता है। जब आखिरी बॉल तक, जब तक आप टीवी के आगे ऐसे ना बैठे में हो ना कि बस आपने या तो टीवी तोड़ देना है या फिर जो है वो आपने कुछ ना कुछ कर देना है, तो ये जरा माहौल भी जो है वो बड़ा मजेदार हो जाता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। तो वाला मैच है वो भी ऐसे ही एक्साइटमेंट वाला ही होगा और पब्लिक जो है एंजॉय करेगी इस मैच को। तो बेसिकली गेम है और उसको गेम एज अ गेम ही लेना चाहिए। और काफी लोग जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को, रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो एंजॉय करें, अच्छा मैच है, जीत और हार तो किसी एक टीम का मुकद्दर तो बनेगी ऑब्वियसली। देखें उनसा हम तो एंजॉय करने के लिए तैयार हैं और बल्कि हमने तो पॉपकॉर्न भी जो है वो अरेंज कर लिया, मंगा भी लिए, लेकिन पॉपकॉर्न हो बहुत महंगे गए हैं। जिस ऑयल में वो फ्राई हो रहे हैं वो ऑयल के पैसे भी बढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ अगर हम माइक्रोवेव में उसे बनाते हैं तो थोड़े से जो है वो उसके भी अखराजात आ रहे हैं। सवाल मेरा ये आ रहा है आपके पास कि भाई जरा कार्ड निकालिए अवाम का, अवाम के लिए कोई रिलीफ देख रही हैं? आपके कार्ड देख रहे हैं कोई रिलीफ अवाम के लिए आने वाले वक्तों में? देखिए यहाँ पर जो है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे कम तो नहीं हो रही है। तो महंगाई जो है वो और ज्यादा यहाँ पर, फिर तलवारें हैं, फाइव ऑफ सोर्स, अवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और हाँ ये है कि थोड़े अरसे के बाद आफ्टर 3 months 4 months के बाद थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। आफ्टर 3-4 months यानी आफ्टर इलेक्शन? हाँ आफ्टर इलेक्शन, मोरलेस इलेक्शन के टाइम पे स्टेबिलिटी है अभी, जैसे अनसर्टेन सिचुएशन है। चले मुश्किल है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये बताइए डॉलर नीचे आ रहा है और आता रहेगा या बस स्टेबल हो जाएगा यहीं कहीं 300 के ऊपर ही खड़ा रहेगा? डॉलर के लिए जो कार्ड है ना फहीम, डेविल का कार्ड है। डेविल का? अच्छा, क्या वॉशिंगटन की फोटो आ गई? डेविल की एनर्जी नजर आ रही है। और ये शैतानी हरकतें शुरू से कर रहा है डॉलर, आपको पता है, छोड़ेगा नहीं, बड़ा शैतान है जी। कार्ड भी देखे ना, डेविल का, शैतान का कार्ड है। ये एक शैतान है, वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जो है हो सकता है, कभी अप्स एंड डाउन इसके रहेंगे। ये वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत नीचे आता है लेकिन जब ऊपर जाता है तो बहुत स्पीड से जाता है। अच्छा, ये कैसा शैतान है? रमजान में बंद भी नहीं हो रहा? हाँ रमजान हो या कोई भी, रमजान में भी चल रहा है ये ऐसा शैतान है, इसको काबू करना मुश्किल है। हाँ जी, ये खैर ये डॉलर की शैतानियां हैं, काबू में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है। सदर साहब ने भी जो है वो कुछ सुनने में ये आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदालत का रुख करें और तारीख में कुछ रद्दोबदल हो सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं, 2024 या 23 इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? देखिए मुझे थोड़ा सा इलेक्शन ना शायद ऑन टाइम ना हो, जो एक्सपेक्टेशन जो है, जो होना चाहिए जिस वक्त के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है तो इलेक्शन थोड़ी डिले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, 2-3 मंथ जो है वो, यानी 2024 में ही जो है वो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, देख रहे हैं 2024 में जो है। ठीक है जी, फेयर इनफ। होरोस्कोप की जानिब आ जाते हैं, उनसा होरोस्कोप देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है, बुर्ज की कहानियां क्या कह रही हैं?
जी, बुर्ज की कहानियां ये कह रही हैं कि एरीज की बात करते हैं। सबसे पहले आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है, शादी के हालात मुझे बहुत अच्छे नजर पहली आ शादी आ रहे गई एरियस की। शादीशुदा जिंदगी अगर नहीं अच्छी चल रही, एरीज वालों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता काफी मसरूफ रहेगा एरीज वालों के लिए, बहुत कोई क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। हेल्थ के जो है मसले मसाइल वो भी दूर हो सकते हैं एरीज वालों के। शादी के मसाइल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तलाकें होंगी एरियस वालों की। तलाकें होंगी, अच्छा, मसाइल हल हो जाएंगे। ओके ओके, हल हो जाएंगे। मुझे लगा बिल्कुल ही हल हो जाएंगे। अब टॉरस वालों का भी सेम किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक टाइम है, शादीशुदा जिंदगी बेहतर नजर आ रही है। और शादी के जो है शादी नहीं हो रही, जिन लोगों की शादी हो सकती है, काम में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। फोकस आपका आउट हो जाता है टॉरस वालों का। बच्चों को तवज्जो दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, टॉरस वालों की सेहत का ख्याल रखिए। जेमिनाई वालों के लिए भी कोई उनकी जिंदगी में आ सकता है, कोई नया इंसान, कोई नया दोस्त बन सकता है, प्रपोजल आ सकता है। काम में थोड़ी डिलेज हैं, काम में थोड़ी परेशानी का सामना हो सकता है, जैसे पेमेंट्स डिले हो गई, सैलरी डिले हो गई, पैसा कहीं फंस गया। और उसके अलावा ट्रैवलिंग है जेमिनाई वालों की। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर वालों के लिए कोई गुड न्यूज आ सकती है, खवातीन कंसीव कर सकती हैं, पैसों से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, पैसा कहीं फंसा हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए कामयाबी हो सकती है कैंसर के लिए। लियो वाले जो हैं इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं लव में, रिलेशनशिप में, तो चीज़ें इनकी स्लो चलेंगी। और उसके बाद जो है वो करियर में भी थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है, क्या करें क्या ना करें। दो काम कर रहे हैं, दोनों को मैनेज करना थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। वर्गो वाले जो हैं, वर्गो वालों का शादी का टाइम है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है वर्गो की। लेकिन ये लोग डबल माइंडेड बहुत रहते हैं और काम को लेके, घर के इश्यूज को लेके, तो अपने माइंड को क्लैरिटी जरूरी है इनके लिए। लिब्रा वालों के लिए गुड न्यूज आ सकती है, कहीं जॉब अप्लाई की है वहां से इंटरव्यू कॉल आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है। पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो नींद की कमी नजर आ रही है, थोड़े ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर सकते हैं। तो नींद एक तो पूरी आपने लेनी है और ओवर थिंकिंग आप नहीं करें, थोड़ा रेस्ट अपने आप को दें। यहाँ पर मुझे सोच समझ के पैसा खर्च करें, पैसा ज्यादा स्कॉर्पियंस का खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। सेजिटेरियस वालों के मामलात, शादी के मामलात बेहतर हो सकते हैं, मुश्किलात उनकी दूर हो सकती हैं। रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, सक्सेसफुल नहीं है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डिवोर्स, सेपरेशन के कुछ जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पैसा आ सकता है सेजिटेरियस वालों के पास, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो रिकवर हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है वो कोई उनके वालिद, उनके भाई रिलेशनशिप में, लव में सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टीज हैं तो जरूर उनसे शेयर कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ट्रैवलिंग नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न वालों की। सेहत का आपने ख्याल रखना है, सेहत थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। एक्वेरियस वालों की भी शादी के काफी चांसेस हैं, पसंद की शादी हो सकती है, लव मैरिज के एक्वेरियस वालों के चांसेस हैं। घर में खुशी, हैप्पीनेस नजर आ रही है, अपने पार्टनर के साथ खुशी देख रहे हैं और कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी काफी चांसेस हैं। कारोबार में इस वक्त पैसा नहीं लगाएं वरना आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। पाइसेस वालों के लिए एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है, कुछ नए सिरे से कुछ शुरू करें, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, ऑफिस की तब्दीली कर सकते हैं, ऑफिस में कुछ चेंजेस लेकर आइए, काम में इम्प्रूव कीजिए। और ट्रैवलिंग नजर आ रही है पाइसेस वालों के लिए। थोड़े बहुत काम में चैलेंजेस, रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ये वक्ती रुकावटें हैं। जो आप सोचेंगे, अगर आप स्ट्रगल की, आपने मेहनत की, आप अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। स्ट्रेस में रह सकते हैं पाइसेस वाले, सेहत स्ट्रेस की वजह से मुतासिर हो सकती है, तो अपने आप को वॉक करने चले जाइए, कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिले।
ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। वैसे ये उनसे आपके कार्ड्स बड़े शरारती हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये किसकी शादी में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं, किसकी लव लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं, खुशखबरियाँ कहाँ से आ रही हैं वो भी देख रहे हैं। बड़े शरारती कार्ड्स हैं वैसे ये, सब कुछ बताते हैं, हर चीज। ये जो है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, उन साहब हमारे साथ थी और उम्मीद करते हैं कि सबकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाली रहेगी, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिलहाल हम जो है वो कमर्शियल्स पे कायम है, तो चलते हैं एक वक्फे की जानिब, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी नाज़रीन, तो जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते थे बच्चे पढ़ाई के मामले में अक्सर एक ही जुमला दोहराया करते थे कि जी हमें समझ नहीं आ रहा, और उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है शायद इसका सही सवाल, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उन्हें पूछना ये चाहिए था कि हमें समझाया नहीं जा रहा और सही तरीके से समझा नहीं पा रहे, क्योंकि उस वक्त जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लगता था कि जी बच्चे वीक हैं। अब वो बड़ी मशहूर मिसाल जो है वो अंग्रेज़ देता है, मैं तो आपको उर्दू में बताऊंगा क्योंकि आज हम उर्दू पे गुफ्तगू करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा उर्दू बेस है। और वो ये बताता है कि आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, चिड़िया को तैरना नहीं सिखा सकते, तो हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से हर बच्चे को आप अगर समझाएंगे और सिखाएंगे तो ही काम बनेगा। लेकिन आजकल टीचर्स ने ये समझ लिया है कि जी एक क्लास में बैठा के सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है, ऐसा नहीं है। किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, किसी की उर्दू कमज़ोर है, किसी की रियाजी कमज़ोर है, तो आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पर, हर जगह। और बचपन से ही यही तरीका फॉलो किया जा रहा है कि जब हम लय में किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में वो लय बैठ जाती है और उस लय के साथ ही जो है वो अल्फाज अपना हिस्सा बना लेते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोजेक्ट जिसका गाना अभी आपने सुना, खूबसूरत सा पक्के दोस्त, और इसके बानी बिलाल मकसूद साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनके गाने भी सुने, उनकी प्रोडक्शन भी देखी है, उनकी डायरेक्शन भी देखी है, आज उनकी पक्की दोस्ती भी देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल मकसूद साहब और बेग साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। सर वेलकम टू द शो। अच्छा, एहसन साहब, वैसे तो एहसन साहब है लेकिन उन्होंने कहा जी लाल बेग ही ठीक रहेगा, तो वेलकम टू द शो सर। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पक्के दोस्त की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं लाल बेग से ही पूछ लेता हूं क्योंकि इनकी आवाज बड़ी प्रोमिनेंट थी। बिल्कुल, तो पक्के दोस्त है लाल बेग, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? मेरी सबसे अच्छी दोस्ती मिराल के साथ है। मिराल के साथ है? जी जी बिल्कुल। ओके, क्यों, उसकी क्या खास वजह है भाई? क्योंकि वो मुझे अपना पक्का दोस्त कहती है इसलिए। भाई ये क्या बात हो गई है भाई, अगर वो पक्का दोस्त कहती है तो बाकी साहब की दोस्ती नहीं है यानी? है दोस्ती है, मगर देखे वो जो है ना वो मुझे चीजें सिखाती भी है, उसके साथ जो है मैं खेलता भी हूँ, और फिर हम लोग जो है हम लोग गाने भी गाते हैं। सुनाए फिर कोई गाना सुनाए जल्दी से। ये तो मतलब अब आपने देखे, पहले आप चिड़िया को तैरने की बात नहीं कर रहे थे, अब आप मुझे गाना गाने को कह रहे हैं। नहीं आप गुनगुना दें, हम संभाल लेंगे, बाकी आपकी ऑटो ट्यूनिंग कर देंगे ना, बिलाल साहब है ना यहाँ पे, ऑटो ट्यून कर देंगे। बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा गाइए फिर। देखिए दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। भाई वाह क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा बताइए बिलाल साहब कि आपने माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो गाने लिखे, गाने गाए, बनाए, म्यूज़िक बनाया, सारी चीज़ें हुई, अचानक से जो है वो ऐसा क्या हुआ, या पहले से ही माइंड में चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आपने सोचा कि अब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो है वो, क्योंकि इसका मेन जो आपने बनाया एसेंस जो है यही है कि जी उर्दू से जो है वो आशना कराया जाए। स्कूल्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, हम इंग्लिश मीडियम पर ही जा रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में तो अब ये हो गया कि जी अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो फाइन भी लगेगा। हाँ नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में मैंने जब सोचा बच्चों के गाने बनाने का, वो वक्त था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। और क्योंकि मैं और मेरी जनरेशन के सारे लोग सोहेल राना साहब के गाने सुनते हुए बड़े हुए, और वो सारे गाने हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं कि आज भी अगर हम वो सुनते हैं तो हम अपने बचपन में वापस पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे बच्चों के पास ऐसे कोई गाने नहीं हैं जो उनको अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से, अपनी ज़ुबान से कनेक्टेड रखें। वो सिर्फ या तो बेबी शार्क है या कोको मेलन है, या वो सारे डब्ड कार्टून्स हैं जो आजकल वो देख रहे हैं हिंदी में। हाँ, और टर्की वगैरह के और यहाँ के जो। तो अच्छा, कुछ नहीं बात करें, आप करें, बात करें, कुछ गलत तो सवाल का जवाब दें आप। कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं वो आपके कंधे में कुछ लगा था, साफ कर रहा था। ओके, तो मैंने ये सोचा कि जब मिकाइल पैदा हुआ कि मैं इसको उर्दू के गाने कैसे सुनाऊंगा, तो उस वक्त से मैं सोचा था कि एक शो ऐसा हो जिसमें बच्चों के गाने हों, पपेट्स हों, क्योंकि मैं सेसमी स्ट्रीट का बहुत बड़ा फ़ैन, और इन दोनों को कंबाइन करने का, लेकिन स्ट्रिंग्स की मसरूफियत की वजह से कभी वो वक्त नहीं मिला।
तो जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ तो उसके अगले दिन से इस शो पे काम करना शुरू किया। अच्छा, अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आप एक मरतबा ब्रेक ले चुके थे। आपका जो बैंड था उसमें 5 मेंबर्स थे, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स दोबारा आया और ऐसा आया कि जी आ गया तो छा गया ठा करके। फिर अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हुआ, यानी ऑफिशियली जो हमने ब्रेक ली थी, हमने ब्रेक कहकर ब्रेक ली थी। अच्छा, कि हम ब्रेक ले रहे हैं। ओके। लेकिन इस दफ़ा फैसल मैंने ये सोचा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, फैसल और भी चीज़ें करना चाहता था। स्ट्रिंग्स में हम ऑनेस्टली थोड़ी सी बोरियत हो गई थी, मोनोटोनस आ गई थी। हाँ, तो हमने कहा कि थोड़ा सा निकलें कुछ और। लेकिन ये आप अपने फैंस के सामने जो है वो ना कहिएगा, वो बेचारे दिल बर्दाश्त होंगे, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। तो आई एम वन ऑफ देम। तो अब अच्छा है ना, फैसल अपने गाने कर रहा है। लेकिन वो जो कॉम्बो आता है आप लोगों का, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी आपका जो है वो फैन रहा। आपने जिंदा में जो गाना उनके लिए टाइटल किया था, पूरी मूवी की जान वही टाइटल था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनवर साहब ने लिखा था। जी जी हाँ, और फिर उसके अल्फाज भी इतने ज़बरदस्त, और पूरी एक लेगेसी चली आ रही है आपके साथ, तो माशाल्लाह। तो वो चीज़ खैर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट ही है, अगर आप लोग दोबारा जॉइंट वेंचर कोई हो जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर खैर हो गई है। लाल बेग के क्या ख्याल है इसमें? लाल बेग से पूछते हैं। देखिए, आप मेरे बारे में बात करें ना कि मतलब हम क्या गाने गा रहे हैं साथ। लाल बेग सर की पहाड़ सुना दो। ये सर का है वो पहाड़, सर का बुखार हो गया ये तो। हाँ ना, अब क्या करूं, मुझे याद नहीं है। अब गाने पे गाने गवाए जा रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर जो है वो बज्जो के नाम से भी है, तो ये बज्जो आपा से रिलेटेड है? बिल्कुल। वो बजिया पे ही मॉडल है वो कैरेक्टर। उनका नाम बज्जो है और वो इस पूरी फैमिली की पक्के दोस्त की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और वो उसी तरह समझाती हैं, उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में जैसे बजिया हम सबको समझाती थी। बिल्कुल। और उनके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। और लेकिन वो हैं हरे रंग की मॉन्स्टर। अच्छा। उनके सींग भी हैं। अरे वाह वाह तो वाह। मैं बच्चों को बताऊंगा, तुमको मॉन्स्टर कह रहे थे। बज्जो, अगर आज बज्जो होती, आई एम श्योर वो हंसती और इस चीज को बहुत खुश होती, एंजॉय करती, बहुत एंजॉय करती, बल्कि वो खुद भी जो है वो बहुत सारे आइडियाज भी देती हैं, और हो सकता है कोई स्क्रिप्ट भी जो है वो लिख देती कि चलो ये खाका इससे कर लो। कठपुतलियां बनाई थी बिल्कुल बनाई थी, और उन्हें भी बड़ा शौक था कि इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहें। खैर, ये तो लेगेसी की अब बात निकल आई है, बज्जो आपा से, फिर जुबैदा आपा, बट्टो आपा, फिर अनवर साहब, अब आप, ये पूरी लेगेसी चल रही है माशाल्लाह से। हमें, हमारे जैसी जो कॉमन फैमिली होती है ना सर, हमें तो मिलती है इनहेरिटेड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हमें इनहेरिट होकर आ रही हैं। आपके पास माशाल्लाह से आ रहा है टैलेंट शदीद, मतलब लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, चाहे सटायर की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे उर्दू अदब की बात हो, जितनी भी बात की जाए वो आपकी फैमिली में तो माशाल्लाह से कूट कूट के भरी हुई है। शायद यही वजह है कि आप इसके लिए स्पॉन्सर की जानिब नहीं बढ़ रहे। अभी तक आपने कोई स्पॉन्सर लिया नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास स्पॉन्सर आए ना हो। नहीं, स्पॉन्सर्स थे, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया, ये मैंने खुद ही पूरा प्रोजेक्ट किया। और अच्छी चीज़ ये कि मेरे साथ मेरी जो टीम थी, उन्होंने जिस तरह काम किया है, सब ने इसको अपना प्रोजेक्ट समझ लिया। जो डायरेक्टर हैं, मियाँ बीवी एक दो हैं जो साथ काम करते हैं, उमर आदिल, बीनेश, ये सारे लोग, ये जो हैं साथ, खास तौर से लाल बेग। और लाल बेग मुझे लग रहा है सबसे फेमस। ये मुझे मार्स पे जाने का इरादा लग रहा है, एलियन से दोस्ती कर लिया आप लोगों ने। नहीं मतलब, आप एक सेकंड, आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? नहीं, आप तो है एलियन के डिसेंडेंट है ना। किसने कहा आपको ये? मेन इन ब्लैक में विल स्मिथ ने। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी चीज का एलियन का डिसेंडेंट नहीं हूँ, मैं एक बच्चा हूँ। अच्छा, ठीक है। काम करेंगे आप बड़े बड़े? अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। चले, अच्छी बात। वक्त बताएगा। अच्छा जी, बैक टू स्पॉन्सर। तो ये वजह है आप स्पॉन्सर जो है वो नहीं ले रहे? जी, मैं एक दिमाग में एक चीज़ थी जो मैं एज इट इज़ करना चाहता था, सोचा हुआ था। तो अभी 25 साल से ये चीज़ पक रही थी दिमाग में। अच्छा, तब से ही, मतलब वो बचपन से ही जो है वो था कि एक मैं करूँगा इस तरह का कुछ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बज्जो के कैरेक्टर की, तो एलिजा जो है वो बज्जो की रिलेटिव भी हैं? अलीज़े मेरी नीस है। अच्छा। और पूरी ज़िंदगी हम अलीज़े को बज्जो की मिमिक्री करते हुए देखते हैं। अच्छा। और पूरे ख़ानदान को हंसाती रहती हैं। वाह। और जब ये काम शुरू हुआ तो ख्याल आया कि हम अलीज़े से बात करें। शुरू में तो काफ़ी रिलक्टेंट थी, नहीं कर सकती मैं ये वो, लेकिन जब आई तो उन्होंने कमाल कर दिया। और मज़े की चीज़ ये है कि जितने पपेटेयर्स हैं ये अपनी पपेटेयरिंग भी कर रहे हैं, उनकी वॉइस भी वही है और गा भी खुद रहे हैं। तो चाहे वो जग्गा हो, मीराल हो, बज्जो हो,
मतीन हो, सबकी आवाज़ें वही हैं, गा भी खुद रहे हैं। तो ये टैलेंट इस तरह ढूंढना आसान नहीं था वाकई। और ये लोग जो मिले हैं ये अमेजिंग टैलेंट है। और अब लाल बेग आप थोड़ी देर चुप रहिएगा, मुझे एहसन साहब से बात करने दीजिए। क्या आप चुप रह सकते हैं? कोशिश कर लेता हूँ। द फिंगर ऑन द लिप्स प्लीज। हाँ, थैंक यू जी। एहसन साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट हुए और आपका कितना रोल इसके अंदर इन्वॉल्व है लाल बेग के अलावा? मेरा कनेक्शन एक्चुअली थ्रू फ्रेंड्स हुआ। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने अप्रोच किया कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक आवाज़ चाहिए, तो ज़रा आप एक छोटा सा हाई पिच्ड आवाज़ बना के भेजें। तो वो मैंने उनको व्हाट्सएप पे नोट बना के भेजा और उसके बाद अगली मुलाकात जो हुई वो बिलाल भाई से हुई। तो पहले तो मैंने देख के मैंने कहा अच्छा इतना ये प्रोजेक्ट है, अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो इनिशियली ये इनका कोई नाम वाम नहीं था जो हमारे साथ आज हैं। तो इन पे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद तुफैल एक और कैरेक्टर है जिसका आपने शायद स्टार्ट में गाना भी चलाया था। जी जी। तो वो भी आप ही कर रहे हैं? उनकी भी आवाज़ फिर मैंने ही निकाली। ज़बरदस्त। और ये है कि जो सबसे अच्छी बात रही एक्सपीरियंस में और जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी थी वो ये थी कि कैरेक्टर्स की ना सिर्फ आवाज़ें निकालना बट उनको एज कैरेक्टर्स डेवलप करना कि उनकी पर्सनालिटीज़ हो डिस्टिंक्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी ये इनको जो है ये जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर ये देख रहे हैं आप अभी भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा बोल लो, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा कमाल जो है वो मेरा है, ये बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है ना? इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप हैं वो ये हैं, जो ये हैं वो आप हैं। तो आप दोनों अलग अलग लोग हैं, देखें आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ लाल बेग साहब। आप तो डांटने पे आ गए सर, आप तो डांट रहे हैं। ये शो में भी डांटते रहते हैं लाल बेग? ये है, इनको जरा सा हमें समझाना पड़ेगा। हाँ। और इनको समझाने के लिए मीराल हैं, कोशिश करती रहती हैं और लेकिन अभी तक कामयाब हुई नहीं है। मैं मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। इन्हें एक ही शख्सियत जो है वो चुप करवा सकती है। एक ही लाइन का जुमला आएगा अनवर साहब का और फिर ये खामोश हो जाएंगे शदीद तरीके नहीं, वो तो मेरे साथ बातें करते हैं, हम लोग साथ बैठ के हंसते खेलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये हमारी वर्कशॉप्स हुई काफ़ी सारी। उसमें ये लोग आते थे, आपस में बातें करना शुरू करते थे और क्योंकि जो कैरेक्टर है किसी भी पपेट का वो पपेटेर के अंदर से आता है। Exactly. ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो वो चीज़ बनना शुरू होती है। पपेटेर के आने से पहले आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते कि ये चीज़ होगी क्या। तो इसने जब ये पपेट पहना तो ये लाल बेग बनना शुरू हो गया। और जब इसने तुफैल को पहना तो तुफैल को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। एग्जैक्टली, वो फिर आपके सेशंस हुए होंगे। तुफैल कभी बहुत हैप्पी बच्चा था, तुफैल कभी बहुत बदतमीज़ बच्चा था। तो अच्छा, तुफैल के कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें कैरेक्टर्स आपने किस तरह से डिफाइन किए? जैसे ये एक शरारती बच्चा आ गया है, ठीक है, तुफैल जो है वो बड़ा सीधा सादा बच्चा जिसके तुफैल थोड़े से बोंगे हैं। अच्छा, बोंगे हैं, थोड़े से बोंगे हैं, लेकिन और वो अपनी बोंगियां भी मारते रहते हैं। लोगों को पता चल जाता है। ओके। लेकिन वो एक फसाड सामने रखते हैं। पीछे काफ़ी उनको ज़माने ने तंग किया हुआ है, स्कूल में बुली किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप देखेंगे उनके जो इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं मीराल, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं बज्जो। अच्छा। उनको समझाती हैं। यानी ये सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं कि ये हर किसी की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और मीराल जो है वो नो इट ऑल टाइप हैं, एक सेंसिटिव सिंसियर बच्ची है। जग्गा एक हैं जो पूरे वक्त भूखे रहते हैं। अच्छा। उनको जलेबी चाहिए। वाह। कहीं भी जलेबी मिल जाए। और एक है मतीन। मतीन जो हैं वो जो हमारे डायरेक्टर हैं उमर आदिल, वो वॉइस कर रहे हैं और गा भी मतीन को बोल रहे हैं। मतीन थोड़े से स्लो हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चीज़ों को देर में समझ आती हैं लेकिन जब समझ आ जाती हैं तो हर चीज़ सही हो जाती है। अच्छा, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं लाल भाई आपने उन बच्चों को जहन में रखते हुए डेवलप किए हैं जो स्कूल में क्लास में किंडरगार्टन में मौजूद हैं, जिनके ये मसाइल हैं, प्राइमरी के अंदर भी ये मसले आते हैं, उनके साथ पढ़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ये क्लासरूम आइडिया जो है ये कब डेवलप हुआ? ये पपेटरी तो आइडिया आपके जहन में था, उर्दू भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन क्लासरूम जो आपने एक बनाया है एनवायरनमेंट, ये कैसे बना? कोई इंसिडेंट, कोई कुछ देखा, कैसे? ये सारे में ज़िंदगी के किस्से हैं, मेरे बच्चों के किस्से हैं। जब मैं बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ थे, मेरे साथ क्या क्या इश्यूज़ थे।
ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन कैरेक्टर्स के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इनके सॉल्यूशंस, इनके के पॉइंट आउट कैसे करें इन इश्यूज़ को कि ये बड़े प्रॉब्लम्स ना बने और उसी वक्त हम पॉइंट आउट कर लें। तो लेकिन इतना प्रीची नहीं है ये शो। इस जो पूरा इंजन है जिस पे ये राइड कर रहा है वो ह्यूमर है, और मज़े मज़े में हम ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि पेरेंट्स को समझ आएंगी, बच्चों को शायद थोड़ी देर में समझ आए, लेकिन बच्चे इसके फन एलिमेंट से खुश होंगे बहुत ज़्यादा। फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती रहेगी उनकी। शायद 3 साल के बच्चे को अभी समझ ना आए, लेकिन जब वो 5-6 साल का होगा तो उसे पता चलेगा अच्छा मैं कौन सा गाना गा रहा था, इस गाने का मतलब क्या था। और कितने गाने हैं इसमें अभी तक? इसमें अभी 13 गाने। 13 गाने। और 13 के 13 गाने आपने किए? जी, कंपोज मैंने किया। कंपोज आपने किया। लिखे मैंने, और इनको अरेंज एहसन परवेज़ मेहदी ने किया है। वो बहुत एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, लाहौर में होते हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया है। एहसन जो है वो आजकल की मॉडर्न साउंड्स में ना काफ़ी महारत रखते हैं, तो और इस चीज़ को मुझे मॉडर्न ही बनाना था कि जो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो वो साउंड उस तरह डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि ये तो किसी वेस्टर्न कंटेंट की साउंड है और ये हमारे लोकल की है। कंपैरिजन ही आप कौन से है ना, वो बेबी शार्क डुडू और ये कोको मैन जिनके आपने नाम लिए हैं, वो सारे कंपैरिजन ही वही हैं। और फिर जो इंडिया की इंडस्ट्री है जो कि डब में आती हैं, जिनके कार्टून्स, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई-फाई टेक्नोलॉजी जो है, हमारा कॉम्पिटिशन ही वही है। तो क्वालिटी वाइज, साउंड वाइज, कलर्स और हर चीज़ हमको वही रखना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं उस कंटेंट की, तो उससे मेरे जहन में भी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और वो भी अक्सर देखते रहते हैं, तो मैं चेंज भी करवाता हूँ चैनल उनका। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो वोकैब वो यूज़ कर रहे हैं ना अपने घर में, वो हमारे बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक मसला आ रहा है सामने कि जी मुझे चिंता हो रही है और मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ, हिंदी वर्ड्स भी आ रहे हैं, और फिर अलग अलग जो है वो टोन, वो एक कार्टून आता है शिवा के नाम से, वो साइकिल में शिवा शिवा उसका साउंड इफेक्ट है, वो जब वो आता है ना तो उसका बैकग्राउंड में शिवा शिवा, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि जी क्लासरूम के फ्लोर के जो है वो ये करते हुए घूम रहे हैं। इसके लिए जो है वो आपने इसे फोकस किया कि यार अब हम अपनी चीज़ें लेकर आएंगे, अपने साउंड्स लाएंगे, इस पे कितने % सक्सेसफुल रहे आप? अभी तो हमने पिछले हफ्ते लॉन्च किया। नहीं, डेवलप करने में कितने % रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने आसान उर्दू में इसको रखा है, और ऐसी ज़ुबान है जो कि नॉर्मल घरों में हम बोलते हैं, मुश्किल उर्दू नहीं इस्तेमाल की। और स्पेशली ये इसलिए कि बच्चे जो हैं उर्दू से भागते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उर्दू को अपनाएं, उनको लगे कि उर्दू भी कूल है, उर्दू भी फ़न है, और जब वो ये गाने गा रहे होंगे तो ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये उर्दू के, ये उनको मज़े के गाने लग रहे होंगे, ये उनको मज़े के कैरेक्टर्स लग रहे होंगे, और उसके साथ साथ वो उर्दू भी सीख रहे होंगे। हमें वीडियोज़ आ रहे हैं इस वक्त US से, कनाडा से, बाहर से, कि 3 साल का बच्चा ये गाना जलेबी गाता हुआ भाग रहा है घर में, उसने इससे पहले उर्दू नहीं बोली थी, लेकिन वो ये गाने सुन रहा है, उर्दू याद कर रहा है। तो यही मकसद था। अच्छा, ये एक हमारा अलमिया भी है कि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो उर्दू राइम से दूर कर देते हैं, वो कहते हैं बेटा इंग्लिश राइम पे आ जाओ, थोड़े से जो है वो बर्गर बन जाते हैं हम। बर्गर बनना ज़रूरी है ताकि कंपटीशन जो है वो बरकरार रहे। हमारा बच्चा जो है वो उर्दू राइम सुनाता फिरेगा, सब कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, इसे तो इंग्लिश ही नहीं आती है। ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया है। लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की तरीके से नहीं ले रहे, हमने एक स्टेटस बना दिया है कि जी ये तो अंग्रेजी बोलता है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का। उर्दू बोल रहा है तो नहीं यार ये तो कच्ची आबादी का बच्चा आ गया, पता नहीं कौन है क्या है। ये जो एक डिफरेंशिएट पैदा हो गया है, जो डिफरेंस एक सोसाइटी बन गई है, इस पे जो है जो किस हद तक जो है, मैं तो लालबेग से पूछना चाहूँगा, भाई लालबेग तुमने कितना काम किया इस पर? मैंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन अब ये भी बता देंगे आपको। तो बेसिकली मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा हमारी सक्सेसफुल चीज़ रही है वो यही है कि हमने उर्दू लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज़ किया है, इन दैट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपने जितनी सही बात, आपका डायसेक्शन बिल्कुल सही था कि उर्दू को ऑलमोस्ट गिरा दिया गया है टू अ पॉइंट कि वो एक नीची चीज़ समझी जाती है टू कम्युनिकेट इन। लेकिन मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरटेनर्स और एजुकेटर्स पे जाती है कि वो बच्चों के अंदर चीज़ शऊर पैदा करें कि वो उर्दू में बात करें, उर्दू में बोलें, और जो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझाएं। अंग्रेजी भी ज़रूरी है, उर्दू भी ज़रूरी है। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए साहब, बहुत शुक्रिया। लालबेग थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते अगर कोई मैसेज आप या लालबेग जो भी देना चाहें
वो हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं कि इस सीरीज़ में उनके लिए क्या क्या बेहतरी मौजूद है? पक्के दोस्त इस वक्त यूट्यूब पे अवेलेबल है। सारी एपिसोड्स हैं। 1 घंटे का कंटेंट हमने बनाया है, आप उसे देखें। 13 गाने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे गाने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की हुई है, मैसेजेस हैं, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पे बात की गई है। पेरेंट्स देखें उसको और अपने बच्चों तक पहुंचाएं और इसको। और तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम भी हैं वहाँ पे और बहुत ज्यादा मजाक और मस्ती भी है, तो आप जरूर जाते जाते पक्के दोस्त गुनगुना दें, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे जी पक्के दोस्त के साथ ही। अच्छा दोस्त 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 पक्के दोस्त पक्की है ये बात। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था गाने की, मैं नहीं गा के साथ मिल के जी पैथेटिक सिंगर। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है, मैं आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ एंड फिटनेस की। यूँ तो विटामिन ए जिल्द, दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए जिल्द की खुश्की और थकावट दूर करता है। इसके साथ साथ जिल्द में खुश्क जो जिल्द हो जाती है उसकी खुश्की को भी दूर करता है। और मुझे बड़ा ही मतलब यार मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। आई एम सॉरी नाजरीन, मैं माजरत चाहता हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर जब हमारे स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद हैं तो मेरी क्या मजाल है ये सारी बातें जो है वो मैं करूं। भाई डॉक्टर खुर्रम मुशीर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? सबसे पहले तो माजरत सर, मैं आपके रहते हुए ये बता रहा हूँ विटामिन क्या क्या बड़ा अच्छा लगा फ़हीम की नॉलेज। मतलब वो कहते हैं ना कि हर फन मौला। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बड़ी सही बातें बताई। बिल्कुल फ़हीम। अच्छा, बिल्कुल सही। आज असल में हमने टॉपिक भी यही सोचा था कि हम रखेंगे विटामिन कौन कौन से किस किस सेक्टर के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन डी जो है वो तो लोगों को पता ही है, हड्डियों के लिए आ रहा है, जो जिसका इंटेक भी आप इजीली जो है वो धूप से भी ले सकते हैं। चने खा लेते हैं, पीले उससे मिलता है, पनीर खा लें, बिल्कुल ठीक है, छाछ पी लें। अब रह गया जी विटामिन B12, वो भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए, सी। मैं चाहूंगा वेरी क्विकली हम थोड़े से अगर इन विटामिन पर, इनके इंटेक पर और इंपॉर्टेंस पे अगर आज हम बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सारे इंपॉर्टेंट है, ए, सी और ई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, फ्लू से बचाते हैं, आपका एंटी एजिंग है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई बड़े बड़े कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं, इनको ये बीट करते हैं। अच्छा, सी तो सबको पता है कि मतलब खट्टी चीजें, इमली और कीनू, नींबू, सिट्रस चीजों से आता है, ठीक है। ई होता है मछली से, सामन से, झींगों से, उसके अलावा ओमेगा फिश स्किन में भी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं स्किन हटा देते हैं। ये बिल्कुल। और अब्बा तो कहते थे बेटा इसी में तो असल ताकत है, इसी में तो असल ताकत। जिस तरह आप देखें ना, केला लोग खाते हैं, उसका जो ऊपर वो होता है वो फेंक देते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट वही वो फाइबर है, ठीक है। स्किन सबसे इंपॉर्टेंट है फिश में, ठीक है। और विटामिन ए बहुत अच्छी अच्छी चीजों में आपको पनीर में मिलेगा, बहुत अच्छी ग़िज़ा में। मगर एक बड़ी गलत चीज जो है विटामिन ए के साथ ये है, एक टैबलेट आती है या उसकी यूज भी होती है, आइसोटॉप, रॉकेटेन, आइसोट्रेटिनोइन, विटामिन ए के कैप्सूल होते हैं। ये आपको दिए जाते हैं एक्नी खत्म करने के लिए, और डॉक्टर बड़े स्पेसिफिक तरीके से देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ें हैं, मगर उसके फायदे क्या है कि उससे आपका एक्नी जाती है, आपका रंग बड़ा ग्लो करता है और आपकी स्किन बड़ी शाइन करती है। अच्छा, एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, हर एक को नहीं देते। अगर प्रेग्नेंट है लड़की तो नहीं देंगे, लड़के अगर डिप्रेशन में हैं, ज्यादा काम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, 100 और 125 रुपए का एक कैप्सूल होता है। लड़के लड़कियां वो नेट से गूगल किया और वो खाते रहते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि जी इससे जाके ना हम गोरे होंगे, इससे हम जवान होंगे, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। होता ही है, अगर प्रेग्नेंट खवातीन है तो उनको प्रेगनेंसी में तबाहकारियां होती हैं, ठीक है। लड़कों को डिप्रेशन बहुत बढ़ता है, स्किन बहुत ड्राई होती है, लिटरली आप मुंह नहीं खोल पाते। जैसे हम एक एग्जांपल देते ना, इतनी उंगलियां आपके मुंह के अंदर चाहिए अगर आपको कैंसर नहीं है तो, माउथ कैंसर के लिए, या आप पूरा इतना मुंह खोल सकेंगे, ये 4 उंगलियां आपके मुंह में जा सके, वो इतना खोल पाते हैं। जॉ लॉक हो जाता है, बिल्कुल जॉ लॉक हो जाता है, क्योंकि ये ड्राई बहुत होती है स्किन। तो ये आप कभी भी विटामिन ए के जो नेचुरल सोर्स हैं, आप गाजरें खाएं, ठीक है, आप चने खाएं, आप भुट्टे खाएं, आप छाछ ले लें, आप पनीर ले लें। लोग जो टैबलेट्स खाते हैं ना, वो बड़ी के लेंगे,
और साथ साथ क्या होता है, इससे आपका आगे चल के गंजापन होता है, प्रेगनेंसी के मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और है, आपने जो टैबलेट खाने का आइडिया दिया ना, इससे मैंने एक चीज और सुनी है, एक शुगर की टैबलेट आती है, वेट कंट्रोल करने के लिए लोग उसे खा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन लोग पता है उन्हें कौन सा होगा वो प्रोडक्ट। लोग वेट कंट्रोल करने के लिए कि कुछ कहते हैं जी हम जो भी खाते हैं रात में एक टैबलेट खा के सो जाते हैं, लेकिन उससे डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। उस पे जरा आप डिप्रेशन एंजाइटी तो है ही है, फहीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कोई गायनी के केसेस में भी दिए जाते हैं, डायबिटीज के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, लोग खुद यूज करते हैं। और 30-34 साल में ये आपके हाथों में जैसे राशा ट्रेमर्स आ जाते हैं, और वो लोग यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं कि जी इससे वेट लूज हो रहा है। और बहुत बहुत हैवी खवातीन जो थी उन्होंने यूज किया, वेट तो लूज हुआ है, स्किन बिल्कुल अटक गई, गंजापन आना शुरू हो गया, और यूं मतलब तो सांस फूलती है और आप हाथ मतलब एक जगह रोक नहीं सकते। तो ट्रेमर्स होते हैं, इस तरह की चीजें जो जिस चीज के लिए वो नेचुरली आप यूज करें। अच्छा, वेट आपको लूज करना है, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए ना। अच्छा, हमारा नंबर भी जो है वो स्क्रीन पर नाजरीन आ रहा है, अगर आप कॉल करना चाहें, डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल हो, कोई मशवरा हो, आप कॉल कर सकते हैं प्लीज। जी अच्छा, तो फहीम जो चीज के लिए रिक्वायर्ड है, अच्छा प्रिस्क्रिप्शन का भी वही चक्कर है कि कोई खाला लेकर आई, ठीक है, और वो पूरे मोहल्ले में पूरी बिल्डिंग में वो पर्चा फैल गया, ये उनको इससे फायदा हुआ था, ठीक है। 10 लड़कियों को 10 लड़कों को तो बड़ा फायदा हुआ, 5 की तबाही हो गई, ठीक है। तो ये कभी भी आपको जो दिया जाता है लिमिटेड टाइम के लिए, हर चीज एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, एक मैंने कल ये खातून से बात हुई, वो मैंने उनको कोई दवाई दी पिछले साल मैंने उनको दी, मैंने कहा 15 दिन में दिखाएं इसका फॉलोअप होगा। वो आ गई 1.25 साल 1.5 साल पूरा करके, खाती रही लगाती नहीं, और कह रही है मतलब कुछ ना, पहले तो कुछ अच्छा हो गया था, अब बुरा हाल हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको 15 दिन, आप 15 दिन कह रहे हैं, मैंने 15 महीने से ज्यादा कर ली, मेरा तो बुरा। तो भाई आपको जितने लिमिटेड टाइम के लिए दी, कोई शौकिया थोड़ी कि 15 दिन में अच्छा हो गया तो मैं 40 दिन और कर लूं और अच्छा हो जाएगा, अच्छा मैं इतने लगाने के लिए दिए, मैं इतनी लगा लूं। एक गोली दी है, अच्छा एक गोली फायदा कर रही थी, मेरे बाल भी अच्छे, मैंने दिन में 4 कर ली, ठीक है। तो ये जो है ना, उससे ये बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा, ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं हमारे लोग है ना, उनका मसला ये, वो बेचारे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कह रहे हैं यार इससे अच्छा हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से जो है वो इनोवेशन लेकर आते रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तो रिसर्च कर ली थी, लैपटॉप पे मैं लेटी थी रात को, मैंने रिसर्च कर ली, वो पता नहीं कौन इंडिया में एक गांव में एक खातून ने ये इस्तेमाल किया था। तो उनको बड़ा, भाई ऐसे रिसर्च नहीं होती प्लीज। भाई आप ये देखें डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा होता है मुझे गला खराब हो, मैं अगर गूगल कर लूं कैंसर, जी कैंसर, मतलब 90% सिम्टम सेम, बिल्कुल गला खराब में, और बंदा लिटरली डिप्रेशन में चला जाता है कि यार कहीं मुझे वाकई कैंसर तो नहीं होगा, सिम्टम तो सेम। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल लिटरली ये गूगल करना। अच्छा देखिए, आपको जो होता है नजला जुकाम होता ही रहता है ना, एलर्जी हो गई, आंखें आजकल आ रही हैं, नजला हो गया, जुकाम हो गया। एक लड़का मेरे पास आया ना, और उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है स्किन का, और आया कि मुझे नजला बहुत रहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, एलर्जी भी साथ में है सब। अच्छा, मैंने इसको दी, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते में आके दिखाए ना। तो कह रहे कि कोई टेस्ट नहीं लिखेंगे आप? तो मैं कहा टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं वो तो क्योंकि मैंने गूगल किया था, ये जो नहीं जा रहा है मुझे जुकाम बार बार और साइनस होती है, ये HIV में भी हो सकता है। ओह माय गॉड। मैंने कहा HIV में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कैंसर भी होता है, ये थोड़ी कि आपने गूगल, एक उसमें एक अलामत में 100 में से एक अलामत है, एग्जैक्टली, और वो मैच कर जाती है, वो मैच कर जाती है। अब ये थोड़ी कि जिसको भी जुकाम नहीं जा रहा, वो खट्टी चीजें खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको HIV का टेस्ट कराने की जरूरत। तो ये लोगों गूगल से इतना ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, दूसरी चीजें करते हैं, गूगल में जाके पहले तो गूगल किया खुद, उसके बाद उसकी दवाई लिस्ट निकाल ली, ऐसा ही है, वो दवाएं भी खाना शुरू कर दी। यहाँ पर पाबंदी तो है नहीं, क्योंकि वो केमिकल लिखा हुआ होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है, उस फॉर्मूला को अडॉप्ट करते हैं, जाते ही नहीं मेडिकल पे बताते हैं कि इस फॉर्मूला की कौन कौन सी टैबलेट है, हाँ, वो देते हैं। और आपने लिख के दिया था, वो दुकान वाला तो कह रहा था कि इसकी जगह अगर ये ले लो, क्योंकि उसे बेचनी वो है जो उसके सप्लायर ने जिसपे कमीशन ज्यादा है, सेम फॉर्मूला सर ये ले जाए। दुकान वाले ने कहा कि ये ज्यादा मार्केट में चल रही है, ये बड़ा मसला है, ये मतलब ये डॉक्टर्स एसोसिएशन को काम करना चाहिए, ये बड़ा मसला है। आप किसी फार्मेसी पे जाएं, उसके पास वो दवा तो मौजूद नहीं होगी, उसके फॉर्मूले की दूसरी दवा जरूर होती है। कि मार्केट में ये ज्यादा इन है। मैंने कहा देखिए, ये कोई फैशन का स्टेटमेंट नहीं है कि आप इस तरह के शॉर्ट्स पहने, वो पहने, ये आपकी जरूरत है, आपको यही लेनी है, ठीक है, अब ये लें। दुकानदार से बहुत शुक्रिया करके दूसरी दुकान पे चले जाएं। तो ये एक बड़ा मसला, वो दुकानदार की बात बड़ी सही है। फिर रिसर्च, अपनी रिसर्च,
रिसर्च एक खातून है, बस मैंने पूरी रिसर्च कर ली है रात को पूरी। कैसी वो मैंने कहा कौन सी लैब में आप रात को चले? खतरनाक। कल सुबह जा रही हूँ मैं पीएचडी की डिग्री लेने। आप चल रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब? चाहे तो चल सकते हैं। ये होता है। अच्छा, बात करते हैं विटामिन डी की। जी भाई, सबसे ज्यादा आपको धूप में मिल रहा है, ठीक है जी, सनलाइट। बिल्कुल। लेकिन कौन से टाइम की सनलाइट में मिल रहा है? अर्ली मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, या कड़क तपती हुई धूप जिसके अंदर हम चले जाते हैं और कहते हैं नहीं यार विटामिन डी मिल रहा होगा और स्किन बर्न हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, पहली बात भाई, हम फहीम माशाल्लाह कितना हट्टा कट्टा है, मैं भी हट्टा कट्टा हूँ, तो है ना फहीम, हम लोग दोनों जाएंगे ना, हम दोनों का विटामिन डी टेस्ट कम आएगा। ओके। हर एक का विटामिन डी आप जब करते हैं वो लेवल कम आता है, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज ये कि आपका चंद डिग्री कम आता है, वो हेल्दी साइड है। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरज बहुत अच्छी चीज है मगर सुबह 10 बजे से पहले, ओके, और शाम को 4 बजे के बाद, सर्दियों में 3 बजे के बाद। अच्छा, और बच्चे जो छोटे ग्रोइंग एज है 13, 14, 15, वो 12-1 बजे भी आधा घंटा उनको लगे। ये नहीं कि लू में अम्मा छोड़ दें बच्चे को, नहीं। अच्छा, बच्चा खेले, उसको मिट्टी लगे। अच्छा, मिट्टी में जाएगा बच्चा तो उसको हेल्दी, आपको बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा, उसको आगे चल के बीमारियां नहीं होंगी, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। 22 साल की लड़कियां, आप यकीन करें, ये हाथ लगा फ्रैक्चर, ओहो, मतलब क्योंकि हड्डियों में दम ही नहीं है, क्योंकि धूप में तो। अच्छा, मेरे पास आनी है 6 साल का बच्चा लिया, अम्मा थोड़ा सांवला हो रहा है, इसको जरा आप खुद इसको लेटर बना दें कि इसकी टीचर इसे पीटी में बाहर ना निकालें, ये कमरे के अंदर बैठा रहे। मैंने कहा क्या कर रही हैं आप? ये पीटी में जाएगा, इसका थोड़ा सा फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जब धूप लगेगी मिट्टी तो इसका रंग तो गोरा हो जाएगा, थोड़ा सा खाएगा पिएगा, वो होता है। मतलब धूप से रोक दें 6 साल के बच्चे को, इसका लेटर बना दें कि इसको ना बाहर ना निकाले। हमारे खानदान में मामू भी तो ऐसे होते हैं ना, जो क्रिकेट खेल खेल के काले हो जाते हैं। मसला ये है ना, वो उनको जब देख के डरी हुई होती है, वो यही होता है जी। ये देखें, ये आपने इन्हें 10 साल पहले नहीं देखा है तो क्रिकेट खेल के ऐसे हो गए। अरे वो आपने 10 साल, और आपने देखिए अंदर की साइड पे देखें अभी भी ऐसे हैं। बिल्कुल। तो भाई अंदर की साइड पे तो, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट फहीम, अंदर की साइड तो देखिए, अगर हम ये फहीम का तो खास तौर पे कि यार रोजाना लाइटिंग है, फिर थोड़ा सा केमिकल सारे हैं और आपका एनवायरनमेंट है, तो आपको ये तो जो आपका हिस्सा है ये डेफिनेटली आपकी अंदर की बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि कवर्ड है, ठीक है। ये आपका हाथ, आपका चेहरा, आपका पैर जो एक्सपोज है, तो ये इसमें डरने की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। 102 डिग्री डाउन होना चाहिए, ये आपको कैंसर से भी बचाता है। अच्छा, हम लोग तो वैसे भी बचते हैं स्किन कैंसर से, स्किन कैंसर से, स्किन कैंसर से, और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, आपका जब आप धूप लगती है आपकी इस हिस्से पे, तो आपका जो हजम, निज़ाम हजम है। अच्छा, और आजकल आप देखिए इतना कॉमन हो गया है किडनी का और लिवर का कैंसर। उसकी बड़ी वजूहत ये कि लोग सारा दिन जो है हम एसी में रहते हैं, ठीक है, अंदर बैठे में लैपटॉप पे काम हो रहा है, धूप लगती नहीं, फिर स्मोकिंग हो रही है, एक आदमी कमरे में सिगरेट पी रहा है, पूरे लोग उसको इनहेल कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा लंग्स का तो था ही था। आप हेपेटाइटिस के साथ साथ हेपेटाइटिस बी, वो तो आपकी बाहर की चीज़ों से होता है, मगर इन एनवायरमेंटल फैक्टर से भी होता है, ये बहुत बढ़ गया। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फैटी लिवर जो आपका बिल्कुल इतना चर्बी उसके अंदर आ जाती है, ऑयली फूड से होता है ना, ऑयली फूड से होता है, ठीक है। और सेकंड, आप बैठे हुए मुस्तकिल एक अगर आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे हम आपने किया होस्टिंग की, थोड़ी देर में उठ के आधे घंटे, वो लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे कॉफी पी रहे हैं शक्कर वाली, ठीक है, सिगरेट चल रही है, लैपटॉप, 4-4 घंटे हिलते नहीं जगह से, ऐसा ही है। तो आपका लिवर बड़ा तेज है। और थोड़ा सा क्या खा रहे हैं जी, ऑर्डर करके वो चीजें, जंक चल रहा है, और बैठे हुए हैं, और अगर अच्छा भी खाएं, टारगेट पूरा करना होता है ना डॉक्टर साहब, टारगेट पूरा करना, लेकिन अब तो स्मार्ट वॉच भी आपको बता देती है कि भाईजान बहुत देर हो गई है, थोड़ा टहल लो। ये अब तो आपको स्मार्ट वॉच के ऊपर भी इंडिकेटर आ गया है कि आप बहुत देर से बैठे हैं, वो इग्नोर कर देंगे, ये रीजन होता है। खैर, अच्छा, हम धूप की बात कर रहे थे, तो आपने बताया 10 से पहले और 3-4 बजे के बाद वाली जो धूप है, यानी कड़क और तपती हुई धूप में नहीं जाना है, उससे फायदा नहीं होगा, उससे फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। ठीक, आपको हो सकता है गर्मी में जा रहे हैं, लू लग जाए, टैनिंग ज्यादा होगी, सनबर्न हो सकता है, हो सकता है कि आपकी जाके कुछ और बीमारियां, फंगल बहुत ज्यादा हो जाए, हेपेटाइटिस, सोराइसिस हो जाए, तो ये चीजें बढ़ सकती है। अच्छा, ये तो हो गया नेचुरल सोर्स विटामिन डी का। अब अगर हम इस पे हर्बल वे में आए, जैसे मैंने आपको बताया वो पीले चने होते हैं, जो वो बड़ा मेन सोर्स है इसका, उसके अलावा और क्या क्या चीजें? एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है मखाने। हाँ, मखाने व्हाइट वाले, वो आपको विटामिन डी के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा आप आजकल मौसम भी है, आजकल इसका चीज भी है, अगर आप शकरकंदी का इस्तेमाल करें तो वो विटामिन डी आपको बेइंतहा करती है। और उसका भी ये कि छिलका नहीं फेंकना आपको,
लोग छिलका साफ कर लें उसको अच्छी तरह जब आप खाते हैं तो उसको छिलके के साथ खाएं। जैसे आलू का होता है, आलू का तो डेफिनेटली एक डिफरेंट चीज़ है, मगर छिलके के साथ मखाने, ठीक है। उसके अलावा जितने आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तमाम चीजें थोड़ी सी इतनी क्वांटिटी 1 से 2 चमचे आप रोजाना लेंगे, विटामिन डी भरपूर मिलेगा आपको, ठीक है। और एक देखिए मखाने के अलावा जो एक बड़ी पुरानी एक रेमेडी है पंजीरी की, पंजीरी में मखाने मेन होते और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं। अगर आप 2 चमचे रोजाना खा लेंगे, आपको कभी भी हड्डियों का और विटामिन डी का मसला होगा ही नहीं। और ये बनती भी देसी घी में है, देसी और देखिए घी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर, लाइक ऑलवेज आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं और नाजरीन यकीनन आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। अगर आप अपने विटामिन्स के इनटेक को सप्लीमेंट्स की बजाय रेमेडीज से ही जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हल थे आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।